जहाँ पर माता रानी का नाम आता है मेरा मेरा खुद का दिल जो है वो गदगद हो जाता है। तो लेकिन अभी अगर वापस आते हैं हम महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, और प्रदीप जी योर फेवरेट सब्जेक्ट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर, बिल्कुल सर। और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे पुराने मित्र और एक जबरदस्त जबरदस्त दांगड़ लीडर। मैं ये समझता हूं कि उद्धव ठाकरे सेना की जो शान बढ़ा रहे हैं, उनका नाम है लक्ष्मण हाके। लक्ष्मण हाके जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? एकदम एकदम व्यवस्थित, एकदम फाइन। जय भवानी, जय जय शिवाजी। शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। तो कल सर आप बहुत बिजी हो गए। कल दो मिस हो गए हाके साहब आपका। कल आप बहुत बिजी हो गए। कल नहीं, आज की तारीख में बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब दांगड़ समाज को, बाकी सब समाज को संगठित करने में, लिहाजा जबरदस्त है। लेकिन आप ये बताएं कि आपको लगता है क्या कि दांगड़ समुदाय जो है उसको कभी न्याय मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा कभी, कि जितनी भी सरकारें आकर के लिप सर्विस देंगी, क्योंकि मालूम है कि भाई संगठित नहीं है, मालूम है बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, बसों को नहीं चलाते हैं, लोगों को पीटते पाटते नहीं हैं, शरीफ लोग हैं, और अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन करके वापस चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको 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 लगता है कि आगे जाकर के जो सरकारें हैं वो आपके साथ इंसाफ करेंगी? नहीं करेगी ऐसा लगता है, क्योंकि धनगर समाज की मांग है एसटी रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स का जी। मगर अभी 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 जो एनटी में है, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन, एनटी विजय, एनटी महाराष्ट्र में ड, उसमें ए बी सी प्रवर्ग में एनटी धनगर कम्युनिटी आती है। अगर दैट इज नोमैडिक ट्राइब्स। हाँ जी। तो धनगर समाज को अगर बजटरी तरतूद हो जाए और कोई निर्णय प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाए तो भी उसका जो ट्रबल्सन है वो कम हो सकता है। मगर ओबीसी के अंतर्गत ओबीसीओ में जितने जितने जनजातियां आती है, ओबीसी उसको बजटरी तरतूद ना होने के कारण ओबीसी की बहुत सारी जातियां आज भी सामाजिक न्याय से बहुत दूर है। ये तो फैक्ट है। ये बताएं सर एक सेकंड सॉरी। दांगड़ समाज को अगर मान लीजिए आज शेड्यूल ट्राइब्स के तहत रिजर्वेशन मिल जाए तो उसका क्या फायदा होगा, वो जरा बताएं प्लीज। धनगर समाज को अगर एसटी में शामिल किया जाए तो पहली ये बात है कि महाराष्ट्र में कम से कम 60 या 70 विधानसभा कंसिस्टेंसी पहले एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी। दूसरी 7 या 8 लोकसभा सीटें धनगर कम्युनिटी को रिजर्व हो जाएगी। ना जाने कितने पंचायत समिति और कितने जिला परिषद पूरे के पूरे तालुका एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी। ये मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बोला जी। और उसके आगे जाके जो पंचायत राज है, विधानसभा है, लोकसभा है, एसटी रिजर्वेशन का क्या पैरामीटर है, जिस कंसिस्टेंसी में चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, 35% से ज्यादा अगर एसटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है तो वहीं पे कंपलसरी चाहे कितना भी परसेंटेज हो, चाहे वो 60% हो, 70% हो, चाहे 90% हो, वहीं पे एसटी रिजर्वेशन का रिजर्वेशन लागू हो जाता है। तो पहली बार इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जिला, बहुत सारे तालुका पहली बार रिजर्व हो जाएंगे, कंपलसरी रिजर्व हो जाएंगे। कंपलसरी उनको बजटरी तरतूद करनी पड़ेगी, कंपलसरी उसका कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, कंपलसरी उनको उनका सोशल स्टेटस, उनकी योजनाएं एक कंपलसरी करनी पड़ेगी। कायदा से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ बताता है उसका हर 5 साल में उसका ये सब सेंसस करना पड़ेगा, उसको ये सब देना पड़ेगा। ये फायदा हो सकता है एसटी रिजर्वेशन का। लेकिन क्या ऐसा होगा सर? नहीं, रिजर्वेशन मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो। लेकिन क्या शेड्यूल ट्राइब्स के तहत रिजर्वेशन मिलेगा? क्योंकि है तो शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि साहब देखिए मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं, दांगड़ कम्युनिटी क्या है, गडेरिया कम्युनिटी है, नोमैड्स हैं, दे आर ऑलरेडी ट्राइबल्स। ट्राइबल्स तो हैं, तो उनको ट्राइबल्स के तहत ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्लेइंग ऑन वर्ड्स। ओडिशा में दांगड़ कम्युनिटी इज पार्ट ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। महाराष्ट्र में क्योंकि दांगड़ का स्पेलिंग जो है DHANGAR कर दिया, इसलिए ये कह दिया कि साहब ये ट्राइबल नहीं है। मतलब ये तो
मैं ये खुलेआम बोलता हूं, और एनीबॉडी वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी, वेलकम, जो करना है कर लो। ये किसी ब्यूरोक्रेट की साजिश है, ये जान करके किया गया है। अरे डी और आर में क्या फर्क है यार, सर बताइए। ये महाराष्ट्र में क्या हो गया है, महाराष्ट्र में 40 कास्ट है, 40 कास्ट है जी। जो 40 कास्ट में से सिर्फ सिंगल 1 कास्ट ऐसी है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लास्ट 75 इयर्स में ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि धनगर कम्युनिटी को एसटी के जो 40 कास्ट है उसके अंतर्गत 39 कास्ट को हमने एसटी के बारे में नाम निर्देशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, मगर एक ही कास्ट ऐसी है जो धनगर कम्युनिटी, उसके बारे में आज तक एक भी गवर्नमेंट ने ये सिफारिश नहीं की है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ओके साहब, आपने एक जबरदस्त को खोल दिया। गोपीचंद पडलकर आज के तारीख में सरकार के साथ है और डिप्टी सीएम फडणवीस जी के बहुत करीब है। तो क्या ये डिमांड वहां सब, आप जितने धनगर समाज के लोग हैं, नेता है, सब एक साथ मिलकर कोई डिमांड दिया है कि ये डिमांड सिर्फ एक सेक्शन आ रहा है जो आप लीड कर रहे हैं उसी के? क्या पूरे एक यूनिटी है धनगर समाज में कि भाई हमको एसटी में इन्वॉल्व करो? नहीं, धनगर समाज की यूनिटी है, मगर गोपीचंद पडलकर ये इसके ऊपर भरोसा, मैं तो वो मेरा कलीग है, मगर उनका आपके जूनियर है, मेरे जूनियर है, मगर उनका जो रवैया है, उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है, वो स्टैंड उनके ऊपर बिलीव कितना करना है, कुछ क्या करना है नहीं करना है, ये कम्युनिटी का अभी बहुत कंफ्यूज है कम्युनिटी। लास्ट 2019 में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने बोला गो बैक मोदी, गो बैक फडणवीस, अगर मेरा भाई भी इलेक्शन को खड़ा रहेगा, मेरी माँ भी खड़ी रहेगी, तो उनको मत नहीं देना है। जिस दिन तक आरक्षण नहीं मिलेगा उस दिन तक हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने बाला साहब आंबेडकर के साथ जाके वंचित बहुजन आघाड़ी के एबी फॉर्म पे उन्होंने लोकसभा निवडणूक लड़ी, और उसके बाद जो विधानसभा निवडणूक आ गई, चुनाव आ गए, तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बी फॉर्म ले लिया और अजित पवार के अपोज में खड़े रह गया और चुनाव लड़ा। और उसके बाद उनको एमएलसी मिली, जिस भाजपा ने मैं भी उस गठबंधन में था महादेव जानकर जी के साथ, रासपा के साथ। उस टाइम मुझे भाजपा ने कह दिया था कि गोपीचंद पडलकर को पराभूत करो, उनके अपोज में कैंपेनिंग करो, और हम कैंपेनिंग कर रहे थे भाजपा के बाजू में, रासपा के साथ में, मगर हम उधर के उधर रह गए, और वो जो अपोज में लड़ रहा था उसको एमएलसी मिल गई। ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी रहने दो, चाहे सत्ताधारी पार्टी रहने दो, ये ऐसी बातें होती आ रही है। वो अभी भी गोपीचंद पडलकर घूम रहे हैं कि हम समाज को जागरूक करेंगे। बहुत दिनों से चुनाव सामने आता है तो ऐसे ये रैलियां निकालते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के चटनी भाकरी खाते हैं। ये थोड़ा इलॉजिकल कैसा है, मेरे भी ध्यान में नहीं आता है। ये हेलीकॉप्टर से प्रवास करते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के वो चटनी भाकरी खाते हैं। आगे सब अभी आज के तारीख में राहुल गांधी जी ओबीसी रिजर्वेशंस इसको लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा चालू, जो भी है वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष राइट वर्ड है। उनका कहना कि हमारा सरकार, इफ वी कम टू पावर 2024, जातीय जनगणना हम सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे, वैसे राहुल गांधी जी का कहना है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब बिहार का जो कास्ट सेंसस है आई ओपनर है, 84%, ओबीसी, एससी और एसटी मिलके 84% है। तो ये एम्पावरमेंट में डिस्पैरिटी है। एक कार्यक्रम में पत्रकारों को पूछा कौन है ओबीसी, कितने हाथ उठाओ, तो कोई हाथ नहीं उठाया। एससी कितने, आदिवासी कितने उठाओ, दलित तो तीनों में से कोई हाथ नहीं उठा। तो बोले कि ये मैं करना चाहता हूं। तो क्या आपको राहुल गांधी जी के सिंसियरिटी पे भरोसा लग रहा है कि ये आदमी चेंज लेके आएगा? बिकॉज और दिख नहीं रहा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कोई इतने जबरदस्त तरीके से आवाज उठा रहा है। हाँ के साहब? नहीं, लास्ट 9 साल से नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद ओबीसी को बहुत सारे योजनाओं की घोषणा की उन्होंने ओबीसी का अलग सा एक संवैधानिक दर्जा देते हुए अलग सा बोर्ड बना दिया। उन्होंने बहुत उनके मैनिफेस्टो में बता दिया था कि हम कास्ट सेंसस करेंगे 2019 में,
तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था, मगर वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने कास्ट न्याय सेंसस, कास्ट वाइज सेंसस करने के लिए नकारा। ये तो फैक्ट है। पहले, उसके पहले कांग्रेस जो पार्टियां सत्ता में रही है उन्होंने कास्ट सेंसस करने के लिए नकारा है। मगर अभी ओबीसी को ध्यान में रखते हुए अगर राहुल गांधी जी ये घोषणाएं करते हैं और उसके ऊपर प्रामाणिक रहते हैं तो जरूर ओबीसी राहुल गांधी की लीडरशिप का जरूर सोचेगी उनके बारे में। मगर सत्ता में आने के बाद आज तक 75 इयर्स हो गए हमारे देश की स्वतंत्रता को, मगर आज जितने जितने पार्टियां अपवाद सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब का छोड़ेंगे तो कौन सी भी पार्टी ने ओबीसीओ का सोचा नहीं, ओबीसीओ को तो बजटरी तरतूद की नहीं, उसका कास्ट सेंसस नहीं किया है। इस देश में जंगली प्राणियों का भी सेंसस होता है, पालतू प्राणियों का भी सेंसस होता है, उनके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए योजनाएं आती है। इस देश में पशु पक्षियों का भी सेंसस होता है। मगर सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए, उनकी तरक्की होने के लिए कौन सा प्रवर्ग, कौन सी जाति, कितना उनका लोक संख्या है, ये अभी महाराष्ट्र रहने दो, देश रहने दो, देश के पास ये इंपेरिकल डेटा न होने के कारण ये योजनाएं पर्कुलेट नहीं हो रही है और उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो फैक्ट है। हाके साहब, ये जो आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय की बात कर रहे हो, आज के तारीख में बीजेपी उसका क्रेडिट ले रहा है, बोले कि हमारा सपोर्टेड सरकार था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम सपोर्ट कर रहे थे और उस सरकार ने 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया। देखो बीजेपी का टोटल सोशल मीडिया में बोले कि सिर्फ हमने कर दिया है। झूठ बात है। मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होने जा रहा था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल यात्रा निकाली। जिस टाइम मंडल आयोग इंप्लीमेंट होने जा रहा था, कोर्ट में बहुत बड़ा केस खड़ा हो गया। 9 जजेस के खंडपीठों ने इसके बारे में बहुत हियरिंग हो चुकी सुप्रीम कोर्ट में। उस टाइम लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे लीडर्स उसमें बहुत फ्रंट में आगे आते हुए लालू प्रसाद यादव ने राम जेठमलानी जैसे वकीलों को बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मगर मेरे ओबीसीओ का वो गहना मतलब सोना मैं इकट्ठा करूंगा और अपना जितना वेट है उतना मैं आपको गहना दे दूंगा, सोना दे दूंगा, मगर हमारे ओबीसीओ को एक केस लड़ो। ये ऐसा बहुत सारा माहौल था उस टाइम। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक शहर में जुलूस निकाले थे, मोर्चा निकाला था, बहुत सारे दंगल फसाद हो रहा था उस टाइम। और एक और भी चीज थी साहब, एक और भी चीज थी। उस वक्त मेरे बड़े अच्छे मित्र और मेरे एडिटर इन चीफ कहते थे अपने को, सूर्या इंडिया मैगजीन के एडिटर इन चीफ और जैन स्टूडियोज के मालिक डॉक्टर जेके जैन और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर जेके जैन, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे मंडल के खिलाफ। यस, बोट क्लब पे 16 दिन तक सर हम लोग थे वहां पे, 16 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। फाइनली केवी शेषाद्री जी खुद आए और उन्होंने खुद उनको जूस पिलाया और बोला कि भाई चलिए अब रहने दीजिए, which is quite true because as far as the BJP is concerned, they were quite ambiguous at that time. They say we supported Vishwanath Pratap Singh government and our government is 27%. But on a different excuse, the Vishwanath Pratap Singh government fell because the BJP withdrew support on the incident which took place in Ayodhya, जो पहली फायरिंग हुई अपने कल्याण सिंह सीएम थे। नहीं सर, मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे। मुलायम सिंह यादव, हाँ। 1989 की बात है, तो 1990 की बात, तो they withdrew support, तो ये that was very ambiguous। लेकिन अभी ऐसा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं साहब, बड़ी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही, वो ये देखती हैं कि कौन सा संगठित वोट बैंक है, ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक कौन सा है, उसके हिसाब से चलती। तो जब तक आपका धनगर समाज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक नहीं बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा। नहीं, मैं तो मेरे धनगर कम्युनिटी को अपील करूंगा कि हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मगर हम पॉलिटिकल
बात करते नहीं है, सोचते नहीं है। हम इन लोगों को अभी चुन के देते हैं, इन्होंने हमारे आरक्षण के बारे में सोचा नहीं तो दूसरे पार्टी को चुन के देते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। धनगर कम्युनिटी महाराष्ट्र में 69 विधानसभा कंसिस्टेंसी ऐसी है, 7 लोकसभा कंसिस्टेंसी ऐसी है। अगर धनगर ने सिर्फ धनगर को वोट किया तो इतने सारे विधानसभा और लोकसभा में इन्फ्लुएंस पड़ेगा और वो चुन के आएंगे। हम क्या ऐसा बोलते होगा हैं, क्या? ऐसा होगा? हम चुन के अगर जाएंगे, हम महाराष्ट्र के विधानसभा में इतनी संख्या में अगर हम हाउस में जाएंगे तो कौन सी पार्टी और कौन सा सीएम आपको रोकेगा? लास्ट 75 इयर्स में देश की संसद उसकी रहा है, संसद को, देश की संसद को, कि महाराष्ट्र की इतनी बड़ी लोक संख्या में धनगर कम्युनिटी है, एक भी सांसद चुन के नहीं आ रहा है। वो रहा है, वो मतलब क्या बोले मैं उसको, देश की संसद वेटिंग। लेकिन धनगर कम्युनिटी क्या है साहब, मैं आपको बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप धनगर नेता हैं, सब लोग आपको मानते हैं, ये आप ही बता सकते हैं। सिर्फ धनगर नेता ही नहीं है, वैसे आप सभी ओबीसी के नेता हैं, आप हर एक के बारे में बात करते हैं, अकेले धनगर कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते, मानते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, उनको कोई भी गुमराह कर सकता है। कोई भी जाकर के चिकनी चुपड़ी बातें करता है, छोटा सा कुछ दिखा दिया, वो कर दिया, भाई तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, बेचारे उस तरफ हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और तो और छोड़िए प्रदीप जी, ताज्जुब की बात यह है कि बहुत लोगों के पास तो आधार कार्ड भी नहीं है, बहुत लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दे हैव नो परमानेंट एड्रेस। अरे विच इज वाई इट्स अ नोमैडिक कम्युनिटी भाई, नोमैडिक कम्युनिटी है, बंजारे हैं, तो उनके पास परमानेंट एड्रेस कहां से होगा? तो मेरा ये कहना है कि आप जब तक इनको संगठित नहीं करेंगे, राजनीतिक तौर पे जब तक आप इनकी अंदर से जो अवेयरनेस आती है वो नहीं बढ़ेगी, तब तक आप ऐसे एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। इसके बावजूद कि धनगर कम्युनिटी इतनी ज्यादा है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आज अगर धनगर कम्युनिटी बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली वोट करे, तो देखिए साहब क्या बात कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता। जी बोलिए डॉक्टर नागे साहब। यस, ये महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में अगर धनगर कम्युनिटी अगर तय करती है धनगरों को सिर्फ वोट करेगी तो इतने सारे लोग, सिंगल कास्ट में बोल रहा हूँ, मेरा जो लोकसभा कंसिस्टेंसी है, 5 दिन पहले उद्धव साहब ने मेरा माड़ा लोकसभा कंसिस्टेंसी से मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया भारतीय शिवसेना की तरफ से, और उद्धव साहब ने कहा कि माड़ा लोकसभा का हमारा ये कैंडिडेट हो सकता है। पूरा ब्रेकिंग न्यूज हो गया महाराष्ट्र के हर एक चैनल का, और वो ब्रेकिंग न्यूज होने के बाद मुझे हजारों कॉल्स आ गए मेरे लोकसभा कंसिस्टेंसी से। मेरा माड़ा लोकसभा कंसिस्टेंसी में 6 लाख से ज्यादा सिर्फ ओनली 1 धनगर कम्युनिटी का वोट है। और ये सब लोग अगर आपको वोट करते हैं तो आपको तो कोई हरा ही नहीं सकता जी। ये बात है। हम तो आपके जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होंगे उनकी ये कोशिश रहेगी कि धनगर कम्युनिटी से, धनगर समुदाय से 6-7 और कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं, ताकि आप भी वोट डिवाइड हो जाए। उद्धव साहब ने आपने बोला था कि आप ऐसे ऐसे होंगे, तो उद्धव साहब ने, मुझे मालूम नहीं, उद्धव साहब ने मेरे माड़ा लोकसभा कंसिस्टेंसी के हर एक उनका जो संगठन है, हमारी पार्टी का जिलाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, संपर्क प्रमुख, हर विभाग प्रमुख, गट प्रमुख, इन सब लोगों का मातोश्री पे मीटिंग हो गया। उस मीटिंग खत्म होने के बाद टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज मैंने देखा, माड़ा लोकसभा कंसिस्टेंसी में हमारा कैंडिडेट लक्ष्मण हाके हो सकते हैं। हमने उनको ऐसा न्यूज होने के बाद जीतेगा हाके साहब, आप जीतेंगे इसलिए बिकॉज शायद प्रकाश अंबेडकर जी भी समर्थन दे रहे हैं आज के तारीख में उद्धव ठाकरे जी को। शरद पवार जी का करीबन 17% वोट है, वो अनडिवाइडेड है, वो अजित पवार जी के पास शायद नहीं जाएंगे, सब लॉयलिस्ट है शरद पवार जी के। उद्धव ठाकरे जी के, बाला साहब ठाकरे जी का वोट उनको पड़ना ही है 16% और कांग्रेस के 16%। तो आपके जो वोट शेयर जाता है हाके साहब 50 के ऊपर जाता है, 50% के ऊपर, तो आपको ऐसे हराना बहुत मुश्किल है हाके साहब। लक्ष्मण हाके जी साहब, अगर पहली पार्टी ऐसी है जिन्होंने लोकसभा के लिए, पहली पार्टी है जिन्होंने धनगर कम्युनिटी का उम्मीदवारों का ऐलान किया है, मतलब डिक्लेरेशन कर, पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना साहब डांगे को सांगली में लड़ाया था, वो वसंतदादा पाटिल के घराने के अपोज में। उसके बाद शिवसेना ने अभी बोल दिया है
कि हम लक्ष्मण हाके को माड़ा लोकसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं, बनाएंगे। ये धनगर कम्युनिटी का, ये अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की धनगर कम्युनिटी जहां जहां पे शिवसेना का कैंडिडेट रहेगा वहां वहां पे शिवसेना को सीधा, कई लोकसभा में 2 लाख है, कई लोकसभा में 3 लाख है, कई लोकसभा में 2.5 लाख है, ये सब ये पोलराइजेशन होके शिवसेना को उसका डायरेक्ट फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तो वहां पे क्या वो रंजीत सिंह निम्बालकर साहब हैं शायद मेंबर, रंजीत सिंह निम्बालकर है जी, बीजेपी के। यस जी वो हैं, उन्होंने कुछ किया है वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, कुछ किया क्या किया है? मेहनत करी होगी उन्होंने। हमारे तो हो गया चर्चा अंतर्गत, हम हमारे लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में मैंने रथ बनाया है। हम तो बहुत गांव में जा रहे हैं। आज मैं पुणे में हूँ। लास्ट कल परसों मैंने मातोश्री पे भटके विमुक्त जाति जनजातियों के हर एक कम्युनिटी को, महाराष्ट्र के लोगों को मैं मातोश्री पे लेके गया था। वो ब्रेकिंग बात थी परसों। और मेरे माड़ा रहने दो, महाराष्ट्र का हर एक जिले का जितना भटका विमुक्त है, जोशी है, गोंदड़ी है, मेडंगे जोशी है, मतलब चित्रकती है, सरोदे है, बागड़ी है, जितने घुमंतु है, नॉन घुमंतु है, उन सारे लोगों को मैं मातोश्री पे लेके गया था परसों। 1 दिन हो गया, उसकी भी ब्रेकिंग न्यूज थी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठी चैनल में। मैं उद्धव साहब को कांग्रेचुलेशन सर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो आपसे बोलते रहते थे कि आप जरूर संसद में जाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सच होता हुआ दिख रहा है मुझे। एकदम दिख रहा है। जबरदस्त। ये वोट शेयर जो आपको है, आपको पहुंचा ही देंगे लोकसभा। 100% इस प्रकार से जा रहे हैं। यस, अगर आपकी साथ होनी चाहिए बस 100%। बट लेकिन माड़ा इज बहुत डिफिकल्ट है साहब। वहाँ पे काम जो है इतना ज्यादा है, आसान भी है डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आपको काम बहुत करना पड़ेगा वहाँ पे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। काम तो मैंने 2009 में हमने शरद पवार साहब के अपोज में महादेव जानकर को लड़ाया था जी 2009 में। उस टाइम भी मैं प्रचार प्रमुख था और समन्वयक था। 2014 में माड़ा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में एक किसानों का संगठन है हमारे महाराष्ट्र में, सदाभाऊ खोत, एक कॉमन मैन, एक सीधा साधा सांगली डिस्ट्रिक्ट का एक कॉमन मैन, उसको क्या बोलते हैं, चंदा इकट्ठा करके हमने खड़ा कर दिया था। वो सिर्फ 25,000 मतों से हारे। उसके बाद 2019 में हमने ये भारतीय जनता पार्टी के रंजीत सिंह निम्बालकर को चुन के दिया। हम उस भाजपा के साथ में थे, मगर अभी वो जो एस्टेब्लिश पार्टी है, एस्टेब्लिश लीडर है उनमें, और वो क्या बोलते हैं उसे, अपोज में माड़ा लोकसभा और एस्टेब्लिश लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है हमारे माड़ा लोकसभा में। लेकिन निम्बालकर साहब जो हैं वो तो रॉयल फैमिली से आते हैं। वहाँ की जो रॉयल फैमिली निम्बालकर फोर्ट वाले ये मराठी में बोलते हैं चिरेबंदी वाड़ा मतलब गड़ी से आते हैं रंजीत सिंह निम्बालकर। लास्ट 5 ईयर में 6 लाख से ज्यादा धनगर कम्युनिटी होते हुए ये रंजीत सिंह निम्बालकर ने संसद में सिर्फ 27 सेकेंड्स धनगर कम्युनिटी को दिए हैं। कितने? 27 सेकंड जी। बस ये मैं बोलूंगा, मैं माड़ा लोकसभा में ये बोलूंगा, 27 सेकंड देने वाला ये रंजीत सिंह निम्बालकर, जिसको हमने चुन के दिया है हमारी वाड़ी बस्तियों में। ये क्या है, कमल का फूल हमने हमारे गांव में वाड़ियों में हम लेके गए, मगर ये कमल का फूल लेते हुए चुन के आए और उन्होंने हमारे लिए इतने 27 सेकंड दिए हैं। सिर्फ दो लक्ष्मण हाके साहब, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका जो वोट बैंक है वो जरा बिखरा हुआ है, उसको आपको संगठित करना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं करेंगे, फिर एक बार फिर निम्बालकर साहब जीत जाएंगे, नहीं तो कोई और निम्बालकर साहब आ जाएंगे। ऐसी अभी तो एक सीक्रेट है हाके साहब, आप जितने भी नाम गिनाए, महादेव जानकर हो, सदाभाऊ खोट हो, अभी गोपीचंद पडलकर हो, भले धांगड़ समाज से बिलोंग करते, आपके साथ संघर्ष किया, ये इनके झुकाव बीजेपी की तरफ क्यों है हमेशा? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं वो महादेव जानकर जी की भी बात, बीजेपी ये जो लोग है, महादेव जानकर रहने दो, सदाभाऊ खोट रहने दो, चाहे आगे जाके थोड़ा डीप में जाके अगर हम सोचते हैं तो ये लोग बीजेपी के साथ क्यों गए हैं? बहुत दिनों से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये बहुत इधर के सरदार गढ़ी, मतलब इधर के एस्टेब्लिश लोगों को साथ में लेके राजनीति कर रहे हैं।
इनको बीजेपी का जो तत्वज्ञान है, जो नीति है, ये बहुत अच्छी लगती है और संघ की मूवमेंट से आए हुए ये लोग नहीं है। ये सिर्फ संधि मिल रही है इसीलिए उनके साथ है। ये हमारी कम्युनिटी रहने दो या ओबीसी रहने दो, विजय एंटी रहने दो, ये सारे लोग भाजपा के साथ क्यों गए? इन लोगों ने हमारे न्याय के बारे में सोचा नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व माना नहीं है, हमें टिकटें दी नहीं है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने के बाद ये देवेंद्र फडणवीस बोले थे कि अगर हम महाराष्ट्र में सत्ता में आए तो पहले कैबिनेट में धनगर कम्युनिटी का एसटी रिजर्वेशन का हम निर्णय लेंगे। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब सोलापुर की सभा, बारामती की सभा में बोले थे, भाइयों धनगर कम्युनिटी को रिजर्वेशन किसने नकारा है? तो इन्होंने 9 साल में गली से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मगर एक बार भी धनगर कम्युनिटी के रिजर्वेशन के बारे में बोला नहीं है। लेकिन अभी लक्ष्मण हमारी आगे लड़ाई साहब चल रही है कोर्ट में। उधर मानता वनवासी आदिवासी वनवासी कम्युनिटी एक संस्था है जी, वो संस्था आरएसएस से बिलोंग करती है। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से बिलोंग करने वाला ये संगठन धनगर कम्युनिटी के रिजर्वेशन के अपोज में कोर्ट में लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। ये गोपीचंद पडलकर वगैरह ये स्टंटमैन है। ये कुछ मेरे कम्युनिटी के लिए एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ। मेरा एक कलीग है, मेरे कम्युनिटी का लीडर है, मगर फैक्ट पे काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ स्टंटबाजी करता है। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब, कम्युनिटी का हित नहीं होगा। लक्ष्मण आगे साहब मान लीजिए, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मान लीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अकल से चलती है साहब, बहुत नीतिवान लोग हैं, बहुत अच्छी उनकी रणनीति रहती है, बूथ लेवल तक उनको मालूम है कितने लोग किधर वोट कर रहे हैं। ठीक है साहब, आपका नाम अब चल गया है कि माडा से, सोलापुर डिवीजन माडा से आपका नाम है। आपको लगता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी से आपको ऑफर आए कि भाई इस तरफ आ जाओ, फिर क्या करेंगे? ये तो इतना तो मैं बड़ा लीडर हूं नहीं। कुछ मालूम नहीं है साहब। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जब हम लोगों ने आपको बोला था कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब उस वक्त भी आप हंस रहे थे। यस, मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी से आपको ऑफर आएगा और बीजेपी वाले आपसे बात करेंगे और बोलेंगे भाई इस तरफ आ जाओ। मैंने ये शिव बंधन बांध दिया है। धनगर अगर किसी को जुबान देता है तो जुबान से हटता नहीं है। चलिए साहब, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड कंग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सर। आपने जेन्युइनली काम किया है अपनी कम्युनिटी के लिए और बाकी ओबीसी लोगों के लिए भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धनगर कम्युनिटी के लिए जिस प्रकार आप संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद। आप इसी तरह संघर्ष करते रहें, लोगों को एकत्रित करें, संगठित करें ताकि सबको इंसाफ मिले। थैंक यू। और आपके चेहरे पे वो संघर्ष और ऊर्जा है, जबरदस्त एक ऊर्जा है। नमस्कार। कल भी मेरी 3 सभाएं हैं। मुझे रात में अभी प्रवास करना है। क्या बात? और हमारे जत, कौटेमंकाड़ और सांगोला 3 तालुका में 3 सभाएं हैं मेरी कल। वंडरफुल सर, वंडरफुल। कंग्रेचुलेशंस अगेन। जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय भारत। That was nice. That was very a good piece of good news. Very hard-working young man. Yes. Very hard-working young man. Even though And all hard-working people should succeed. They should succeed, but the Dangar community, let me tell you this, is very difficult to organize into one unit. They are very difficult people to get on your side, and they're very difficult people who can move in one direction. They won't. That's the problem. Anyway, at the